नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा काल का निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। दोस्तों याद रखिएगा, तो धौलावीरा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का डी हो जाएगा। ये जो धौलावीरा था ये 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा काल का कौन सा नगर, तो धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों, धौलावीरा स्थित है गुजरात में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, याद रखिएगा दोस्तों 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज किया था। कालीबंगन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कालीबंगन जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि लोथल क्या है दोस्तों, लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है। याद रखिएगा लोथल जो है ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में दोस्तों। अगर बात करते हैं कि लोथल कौन से नदी किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगन दोस्तों घरघर नदी किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला है दोस्तों। मृतकों का टीला किससे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री दोस्तों, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, ठीक है, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है दोस्तों, सही है दोस्तों, ठीक है। क्या है, इनमें से सभी सही है दोस्तों, यानी कि नासिक अभिलेख जो है दोस्तों ये गौतम बलश्री का है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का दोस्तों, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तृतीय जो बौद्ध संगीति है ये मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति। सबसे पहले बात करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 251 ईसा पूर्व में, ठीक है। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। और बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों सॉरी राजगीर में हुआ था, द्वितीय हुआ था वैशाली में, तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, चतुर्थ हुआ था दोस्तों कहाँ, तो हुआ था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति क्या याद रखिएगा दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के, ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक के समय में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों याद रखिएगा बात करते हैं तो ये हुआ था अशोक के समय में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था दोस्तों, तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय हुआ था दोस्तों 383 में, तृतीय जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ जो हुआ था दोस्तों ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 4 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 4 नंबर सवाल है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल क्या कर रहा है, 4 नंबर सवाल कर रहा है सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ये सही है। याद रखिएगा कि सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया दोस्तों, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 3 क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 5 नंबर सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था दोस्तों, याद रखिएगा कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। महमूद गजनबी दोस्तों याद रखिएगा भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। महमूद गजनबी जो था ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने ही गुजरात में जो स्थित है सोमनाथ मंदिर को लूटा था दोस्तों, महमूद गजनबी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 6 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था दोस्तों, ठीक है, याद रखिए कौन नहीं था, तो अब्बास खां सरवानी, ठीक है, याद रखिएगा। अब्बास खां जो सरवानी था ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, अब्बास खां सरवानी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था दोस्तों, याद रखिएगा किसने किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों बदायूनी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कि बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था, बदायूनी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि महाभारत के फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने ही किया था दोस्तों, याद रखिएगा कि महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आईनी अकबरी किसके लिखा है दोस्तों, अबुल फजल के लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है।
है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था दोस्तों, किसने किया था? याद रखिएगा। तो दिल्ली में जो पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, ये किया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? शेरशाह सूरी। ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह सूरी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 9 नंबर सवाल। 9 है दोस्तों आपके सामने। सवाल क्या कर रहा है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी दोस्तों? किसने मांगी थी? अगर बात करते हैं तो मांगा था टीपू सुल्तान। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। समाप्त कब हुआ था? 1922 में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना हुआ था, जिसमें गांधी जी, इसमें टोटल 22 लोग मारे गए थे दोस्तों। कितने लोग मारे गए थे? 22 लोग। इसी से गांधी जी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिए थे। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी घटना हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। ये घटना कहाँ हुआ था? चौरी चौरी घटना गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि 1919 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था दोस्तों। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार एक्ट दोस्तों, ये भी कब हुआ था? 1919 में भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि 1921 में क्या हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह। याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 11 नंबर सवाल। देखिए 11 है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ दोस्तों? याद रखिएगा। ये कब हुआ था? ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो बंग भंग जो विरोधी आंदोलन है, ये प्रारंभ कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 क्या हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, बंगाल जो विभाजन हुआ था प्रभावी हुआ था, यानी बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल। देखिएगा। ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कोटि सुनिए। जैसे बात करते हैं दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। और बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये भी 1931 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन घटना है दोस्तों? अगर 5 मार्च देखे, उसके बाद फिर 23 मार्च दोस्तों, यानी कि पहले 4 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों? 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 के बाद 3 क्या है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। आप लोग को डेट याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखिए 13 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे दोस्तों? याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। उसके 2 दिन के बाद फिर दोस्तों कौन क्या हुआ था? यानी कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 14 नंबर सवाल। देखिए 14 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव की क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है दोस्तों? याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 23 जो है, ये अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेकार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 23 दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा। बात करते हैं कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णन है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों, ये भी सही है। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो, उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, ये भी सही है दोस्तों। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर गलत क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 है दोस्तों कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, यानी भारतीय संसद में
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 17 नंबर सवाल देखिएगा। 17 है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है दोस्तों? याद रखिए किसमें है, तो बिहार एवं पश्चिम बंगाल में दोस्तों। याद रखिए किसमें है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों समान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर बात करते हैं तो बलराम जाखड़। ठीक है, किस लोकसभा अध्यक्ष का, तो बलराम जाखड़ का जो अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष है इसका कुल जो कार्यकाल है सर्वाधिक रहा है, बलराम जाखड़। चलिए अगला देते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर बात करते हैं तो नगर परिषद। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा भारत में, तो नगर परिषद जो ये भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में स्तर नहीं है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है दोस्तों, नगर परिषद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पंचायती राज लागू कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1859 को। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा, पंचायती राज लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 है आपके सामने कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है। ठीक है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद किसमें है? आर्टिकल 76 में है दोस्तों। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 21 नंबर सवाल कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? याद रखिएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल देखिए। 22 आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, 41वां संविधान संशोधन के तहत। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 22 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी कि किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्यों की सेवा मुक्ति की जो आयु है सीमा 60 से बढ़ाकर क्या कर दी गई? 62 कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों। अगला आपके सामने 23 नंबर सवाल देखिए। 23 है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, आपको याद रखिएगा, तबला से है। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए। 24 आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा, ये जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित राष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई पतन स्थित है दोस्तों। ये देखिएगा कहाँ है? तो कोच्चि में। ठीक है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है कोच्चि दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा गंगा डेल्टा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें? तो गंगा डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है दोस्तों? याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीवेज। सीवेज क्या है? कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 28 नंबर सवाल देखिए। 28 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मॉग। ठीक है, स्मॉग क्या है? द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉग क्या है? द्वितीय प्रदूषक। अगला देते हैं 29 नंबर सवाल। 29 आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्तर पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्य मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, यानी कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्तर पर स्थित है? तो सत्य मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र दोस्तों, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की थी दोस्तों? याद रखिएगा भारत में जो बाघ परियोजना शुरू किया गया था 1973
1973 को शुरू किया गया था भारत में बाघ परियोजना 1973 को, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 है कि सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो सेक्रेनई जो उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो स्थित है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला देते हैं 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? याद रखिएगा इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वंशिका परमार। कौन है दोस्तों? वंशिका परमार जो है ये मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता है, वंशिका परमार दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं दोस्तों नील मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नील मोहन जो है ये यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया, याद रखिए कहाँ किया गया है? ये किया गया विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का जो आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 36 नंबर सवाल देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? ये जो किया गया दोस्तों याद रखिएगा किया गया है पुर्तगाल में, ठीक है। और पुर्तगाल का राजधानी क्या था दोस्तों? लिस्बन, ठीक है। आपको ध्यान देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया है? पुर्तगाल में किया गया है। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 37 नंबर सवाल देखिएगा कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 37 का हो जाएगा दोस्तों सी, हरियाणा को, ठीक है। याद रखिएगा कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को? तो हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 आपके सामने है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? याद रखिएगा क्या है दोस्तों? तो ये है स्वाज, ठीक है। यानी 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो शुभंकर है निम्न से क्या है? स्वाज, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 से निम्नलिखित राज्यपालों के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद गलत है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद क्या है दोस्तों? ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय के राज्यपाल कौन है दोस्तों? फागू चौहान। झारखंड का सीपी राधाकृष्णन दोस्तों। असम का कौन है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 40 नंबर सवाल देखिएगा। आप 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है दोस्तों? किस योजना की शुरुआत की है? तो स्माइल योजना, ठीक है, याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? स्माइल योजना, ठीक है। अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिए। 41 आपके सामने है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर दोस्तों, याद रखिएगा ये अंबेडकर ए लाइफ लेखक के पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं, याद रखिएगा ये अनिल चौहान बने हैं, ठीक है। अनिल चौहान जो बने हैं ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, अनिल चौहान, ठीक है। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 43 नंबर सवाल। वन वेब इंडिया 1 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया दोस्तों? ये जो किया गया दोस्तों याद रखिएगा LVM-3M2, ठीक है। यानी कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? LVM-3M2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। 44 का सवाल देखिएगा कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है दोस्तों? कितनी राशि आवंटित की गई है तो बात करेंगे, याद रखिएगा 79,000 करोड़, ठीक है, 79,000 करोड़ को क्या किया गया है? ये आवंटित किया गया है, ठीक है। 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन हेतु? तो 79,000 करोड़, ठीक है। चलिए अगला देते हैं अब सामने 45 नंबर सवाल देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दलहन उत्पादन जो भारत का स्थान है ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों तीसरा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सॉरी क्या दोस्तों, पहला है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन जो उत्पादन दोस्तों भारत का स्थान पहला है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा पहला हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला देते हैं 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 आपके सामने है दोस्तों। 46 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी है तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की दोस्तों? तो याद रखिएगा, अगर बात करते हैं 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन गंगा शुरुआत की गई थी। यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कीव। ठीक है, कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 47 नंबर सवाल देखिएगा कि पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये मिजोरम में स्थित है। ठीक है, पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में है? मिजोरम। चलिए अगला देते हैं 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 आपके सामने है कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। याद रखिएगा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? तो रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है आपके सामने 49 नंबर सवाल। 49 है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा किस देश के? तो मालदीव देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव राजधानी क्या दोस्तों? माले। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था दोस्तों। याद रखिएगा वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है, जो 25वें गवर्नर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 50 नंबर सवाल देखिएगा। 50 है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने दोस्तों? ये पहले खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। ठीक है, याद रखिएगा कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल बने हैं। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिए। 51 आपके सामने है कि हाल ही में नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है दोस्तों। यानी कि 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरबा। ठीक है, याद रखिएगा कि किस नृत्य को? तो गरबा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया। बिहू किस राज्य का असम है दोस्तों? तो ये असम का है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा सतरिया भी किसका है दोस्तों? असम का ही है। कथक दोस्तों केरल का है, कथक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सतरिया हो गया, बिहू हो गया, ये क्या दोस्तों? ये असम का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल देखिएगा कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो श्रीनगर में रामानुजाचार्य की जो मूर्ति का अनावरण किया गया था ये अमित शाह के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में गृह मंत्री है अमित शाह दोस्तों। याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 53 नंबर सवाल। 53 आपके सामने है कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना दोस्तों? ये तिमोर लेस्टे बना। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 1967 को हुआ था दोस्तों। वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो 11 सदस्य देश है दोस्तों। 11वां देश कौन सा बना है दोस्तों? तिमोर लेस्टे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर सवाल। 54 है दोस्तों आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा सी, 2041। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक? तो 2041 तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 55 नंबर सवाल लिखिएगा। 55 है कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं वो शुभ्रकांत पांडा बने हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, अगला देते हैं 56 नंबर सवाल देखिएगा कि प्रति वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 56 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा सी हो जाएगा 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों अगला सवाल 57 नंबर सवाल देखिएगा। 57 क्या कर रहा है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? याद रखिएगा 57 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इलाबेन जो भट्ट है का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सामाजिक कार्यकर्ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 58 नंबर सवाल देखिएगा कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा किस द्वीप को?
तो आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये बोर्नियो द्वीप कहाँ से है दोस्तों? इंडोनेशिया में स्थित है बोर्नियो द्वीप। यानी कि भविष्य में जो कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडोनेशिया राजधानी जो जकार्ता है वो समुद्र में डूब जाएगा दोस्तों, इसीलिए इंडोनेशिया राजधानी जो है ये बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने जा रहा है दोस्तों। किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 59 नंबर आपके सामने कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बिहार जो जलप्रपात है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, बिहार जलप्रपात है दोस्तों, ये बिहार एक राज्य नहीं, बिहार वाला जो नहीं है दोस्तों वो नहीं है, ये बिहार जलप्रपात ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 60 नंबर सवाल। 60 आपके सामने है कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है दोस्तों? किस प्रकार की मिट्टी में? तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में। ठीक है, लाल मिट्टी में जो होती है ये आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आपके सामने 61 नंबर सवाल। 61 है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये 1960 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर सवाल। देखिएगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा ये कटक में स्थित है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, अगर बात करेंगे कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये नागपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? नागपुर, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। अगर पूछेगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है तो वो हो जाएगा दोस्तों कटक। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो वो दोस्तों कटक में। ठीक है, और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र तो नागपुर में। अगला देखेंगे 63 नंबर सवाल। देखिए 63 आपके सामने है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है दोस्तों? तो बिहार का जो कौन सा जिला है, याद रखिएगा बिहार का जिला जो दोस्तों कटिहार। कटिहार जो है दोस्तों ये मक्का उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, मक्का को उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ दोस्तों कटिहार। अगला है 64 नंबर कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ दोस्तों? याद रखिए कब हुआ था? ये हुआ था 1998 को। ठीक है, यानी कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार जो रेल परिचालन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। अगला देखेंगे 65 नंबर सवाल कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 65 नंबर 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगला देखेंगे 66 नंबर सवाल। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई की सही रूप से सुमेलित नहीं है दोस्तों? 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ठीक है, क्या देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गलत है। फ्रीक्वेंसी दोस्तों हर्ट्ज ये सही है दोस्तों। प्रेशर दोस्तों यानी कि दाब का पास्कल होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोस्तों ये क्या है? टेस्ला दोस्तों ये वेबर होगा। क्या होगा? वेबर दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है? गलत है। अगला लिखेंगे 67 नंबर सवाल। देखिएगा 67 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है दोस्तों? यानी कि 67 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक पेंडुलम का झूलना। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पेंडुलम का झूलना, यानी 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 देखते हैं दोस्तों 68 नंबर सर क्या कर रहा है? 68 आपके सामने है। 68 देखिएगा कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है बदलने का प्रयास करती है? तो यानी क्या कहलाती है? बल। ठीक है, यानी कि कौन सी भौतिक इकाई यानी बल जो है ये भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है बदलने की प्रयास करती है? बल दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 69 नंबर सवाल। 69 आपके सामने दोस्तों निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के भौतिक नियम से संबंधित नहीं है दोस्तों? यानी 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति करता है दोस्तों, पृथ्वी गति चारों ओर करता है। ठीक है, पृथ्वी याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी की गति कौन करता है? चंद्रमा जो चारों ओर करता है। ठीक है, याद रखिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है दोस्तों क्या है? ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति ये सही है दोस्तों, यानी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी गति ये दोस्तों क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 70 नंबर सवाल है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है दोस्तों। याद रखिएगा 70 नंबर सवाल क्या है? पानी का क्वथनांक बिंदु है, याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है दोस्तों? पानी का क्वथनांक बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपके सामने 71 नंबर सवाल। 71 है कि निम्नलिखित में से किस
विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, गामा किरण। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है किसका? गामा किरण का विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपके सामने 72 नंबर सवाल देखिए। 72 आपके सामने है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनात्मक होना चाहिए। ठीक है, आभासी और सीधा जो प्रतिबिंब के लिए दर्पण का जो आवर्धक है कैसा होना चाहिए? घनात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 73 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 73 है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, दर्शाया जाता है तो किलोवाट घंटा। ठीक है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा। ठीक है, अगला देखेंगे 74 नंबर सवाल देखिए। 74 आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है दोस्तों? इधर आविष्कार है दोस्तों, इधर क्या आविष्कारक है? ठीक है, सुमेलित है। टेलीफोन का दोस्तों किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा। अगर 74 की बात करते हैं तो इसका दोस्तों अगर डायनामो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे दोस्तों। याद रखिएगा, सही है दोस्तों। चेजा के खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। यानी कि सभी क्या है दोस्तों? सुमेलित है। ठीक है, सभी सुमेलित है दोस्तों। यानी टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, चेजा के खोज एडवर्ड जेनर ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 75 नंबर सवाल देखिएगा कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11.11%, 11.11% दोस्तों। ठीक है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर 75 का सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 76 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? याद रखिएगा 76 का ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो अधातुएं घनायन बनाती है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है? गलत है। अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ये सही है दोस्तों। अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये सही है। ठीक है, यानी घनायन नहीं बनाती है बल्कि ऋणायन बनाती है दोस्तों। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देते हैं 77 नंबर सवाल देखिए। 77 है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? तो 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, हिदेकी युकावा। ठीक है, हिदेकी युकावा जो है ये परमाणु बल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, हिदेकी युकावा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 78 नंबर सवाल देखिए। 78 है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि याद रखिएगा कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है दोस्तों? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 है दोस्तों कि लैंथेनाइड्स और एक्विनाइड्स को तत्व को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? यानी कि ये कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आखिरी गैस कितने दोस्तों? कौन कौन से हैं? हीलियम। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और दोस्तों एक्सी से जेनॉन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 81 नंबर सवाल देखिएगा। 81 है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो 81 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्विक गुण में कमी होती है। ठीक है, तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? धात्विक गुण में कमी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 82 नंबर सवाल देखिए। 82 है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है दोस्तों? तो 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा दोस्तों? पेक्टिन या सेलुलोज की बनी होती है। यानी कि ऑप्शन बी सही है और सी भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे 83 नंबर सवाल है कि फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है दोस्तों? याद रखिएगा 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा कि फलों में जो मीठापन होता है ये फ्रक्टोज। ठीक है दोस्तों, अनाज के लिए दोस्तों माल्टोज। ठीक है, दूध में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? दूध में तो लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों, लैक्टोज शर्करा पाया जाता है दूध में। ठीक है, अनाज में कौन सा शर्करा पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है दोस्तों।
फ्रक्टोज जो होता है दोस्तों ये फलों में मीठेपन के लिए शर्करा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 84 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है दोस्तों। 84 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा दोस्तों डी, थैलेसीमिया। ठीक है, सीमिया जो है यानी थैलेसीमिया जो है दोस्तों ये अनुवांशिक विकार है। ठीक है, याद रखिएगा। रतौंधी दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने है 85 नंबर सवाल देखिएगा कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की दिनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। ठीक है, तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की जो दिनाम पद्धति है ये किसके द्वारा शुरू की गई है, कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 86 नंबर सवाल देखिए। 86 है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं दोस्तों। तो 86 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों इकाई नोड मेटा। ठीक है, यानी किस संघ के सदस्य, तो इकाई नोड मेटा संघ के जो सदस्य है ये मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, यानी कि 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 87 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है दोस्तों। 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, पेप्सिन। ठीक है, यानी कि कौन सा एंजाइम, पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 88 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 88 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों कि रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो गलत है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है दोस्तों, ये सही है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है दोस्तों, ये भी सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 88 नंबर 89 नंबर सवाल देखिएगा कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों। तो 89 का क्या हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, यानी मानव शरीर के किस अंग में, तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पलीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। अगला देखेंगे 90 नंबर सवाल देखिएगा। 90 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, केंचुआ। ठीक है, यानी कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केंचुआ के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 91 नंबर सवाल देखिएगा। 91 के आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बाजार में अधिक तरलता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। अगला देखेंगे 92 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों। तो 92 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। अगला देखेंगे 93 नंबर सवाल देखिएगा कि अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एड्ज बाजार क्या है दोस्तों। 93 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सुरक्षित बाजार है। क्या है, सुरक्षित बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षित बाजार। अगला देखेंगे 94 नंबर सवाल देखिएगा कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न से किस ऋण प्रदान करता है दोस्तों। तो 94 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वाणिज्यिक बैंक को। ठीक है, यानी बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न से किसे ऋण प्रदान करता है, तो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अगला देखेंगे 95 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोटेक्स, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका जो अगला दोस्तों 96 सवाल मैथ का सवाल है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 3380 रुपया। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 97 नंबर सवाल देखिएगा। 97 का जो ऑप्शन है इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10:21 दोस्तों, क्या हो जाएगा, 10:21। ठीक है, अगला देखिए 98 नंबर सवाल देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 98 जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 60%। क्या हो जाएगा, 60%। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों अगला देखिएगा 99 जो सवाल आपके सामने, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका भी क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 99 का। और आज का लास्ट सवाल दोस्तों 100 नंबर सवाल देखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने, मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80 दोस्तों। ठीक है, तो हमने टोटल 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।